वेल मार्केट में चल रही है बहुत ज्यादा तेजी और आई कांग्रेचुलेट ऑल द इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स जो अपसाइड पे बैठे थे एंड उनका आज तक का बेस्ट हाई प्राइस चल रहा होगा, यानी उनके पोर्टफोलियो ताबड़तोड़ तेजी दिखा रहे होंगे, टोटल पोर्टफोलियो ग्रीन में होगा। बट ये प्रॉब्लम हम सबको फेस करनी पड़ती है एज ट्रेडर्स, एज इन्वेस्टर्स, की जब मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो जाती है। जैसे हमें दिख रहा है निफ्टी अभी 26,000 के ऊपर जाके सस्टेन कर रही है, 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दे रही है, जो कि एक ऑल टाइम हाई है। इतने हाई प्राइस पे जाके हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि चाहे निफ्टियां सस्टेन करे चाहे ना करे, बट एक करेक्शन हमें थोड़े समय में आके दिख सकता है, चाहे वो 6 महीने में आए, 3 महीने में आए, साल में आए, 1.5 साल में आए। तो हमें ऐसा थोड़ा सा डर लगता है ऐसे बड़ी हुई मार्केट में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने में। तो अब क्या करें भाई, जो हमारे पास कैश है उसको बैंक में रखे रहने दे, यार उससे तो कोई फायदा नहीं है, कुछ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो क्या करें, उसको कोई एफडी में डाल दे। कल को अपॉर्चुनिटी आई स्टॉक मार्केट में बाय करने की, तो मैं क्या करूंगा? इन सबसे बचने के लिए जब मार्केट तेजी से भाग रही होती है तो हमारे पास आता है आईपीओ। आईपीओ में क्या होता है, थोड़ा सा एज कंपेयर टू ट्रेडिंग लोअर रिस्क होता है एंड इन्वेस्टमेंट से कंपैरिजन करें तो थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है। बट क्योंकि शॉर्ट टर्म होराइजन है हमारा, स्पेशली जो लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम देके आईपीओ के अलॉटमेंट में इन्वेस्ट करते हैं एंड जो लिस्टिंग गेन लेके बाहर होना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जैसे हमने देखा ऑलरेडी बजाज फाइनेंस के आईपीओ में पैसे डबल हो गए, टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में पैसे डबल हो गए। ऐसे बहुत सारे आईपीओ आते हैं इसमें पैसे 50%, 40%, 80% के आसपास हो जाते हैं। ऐसा ही एक बहुत ही बढ़िया आईपीओ मैं आपके लिए लेके आया हूं जिसका नाम है डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड। डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड करती क्या है, इसकी बेसिक डिटेल्स क्या है, आईपीओ की डिटेल्स क्या है, कंपनी में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है एंड क्या आपको अप्लाई करना चाहिए इसमें, इसके फाइनेंशियल कंडीशंस को देख के, या नहीं करना चाहिए, अगर आपको अप्लाई करना चाहिए तो कब करना चाहिए, एंड क्या ट्रिक्स हो सकती है आपके अलॉटमेंट चांसेस बढ़ जाए, वो सब डिटेल्स हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड करती क्या है, इज एक्टिव इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेल्डिंग कंज्यूमेबल वेयर प्लेट्स, पार्ट्स एंड हेवी मशीनरी फॉर कोर इंडस्ट्रीज। तो ये जनरली कोर इंडस्ट्रीज में जो वेयर एंड टियर होती है उसकी कंजम्पशन जो हो जाती है, कैसे ना कि मशीनरी खराब होगी तो उसके वेयर एंड टियर को सही करने में कंपनी हेल्प करती है। कंपनी ऑफर स्पेशलाइज्ड रिपेयर एंड कंडीशनिंग सर्विसेज फॉर हेवी मशीनरी एंड इक्विपमेंट। हेवी मशीनरी एंड इक्विपमेंट में जो रिपेयर होते हैं, जो रिकंडीशनिंग होती है, कंपनी वो वाली सर्विसेज प्रोवाइड करती है। द कंपनी ऑल्सो ट्रेड्स इन वेयर protection powders, welding and cutting machinery. It has production facilities. The company offers super conditioning process, a surface treatment for machine components that increases wear resistance. मतलब खराब होने से पहले ही, कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये प्रिवेंशन वाली चीजें प्रोवाइड करते हैं, जिसका मतलब है कि मशीनरी खराब होने से बचे, लंबे समय तक चले, ये वाली सर्विसेज जनरली प्रोवाइड करते हैं। इट एलिमिनेट्स स्ट्रेस, improves repairability, ultimately extending सर्विस लाइफ एंड रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ कंपनीज। इसके क्या क्या 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, कहां पे है? यूनिट 1, 2, 3 है लोकेटेड एट नागपुर इंडस्ट्रियल एरिया, हिंगरा, नागपुर, महाराष्ट्र, ये स्टेट में अवेलेबल है। एंड यूनिट 4 कहां पे है? खापरी उमा, जो कि है नागपुर, अगेन महाराष्ट्र में। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन आर स्प्रेड अक्रॉस वेरियस यूनिट्स एज फॉलोज। यूनिट 1 में क्या होता है? वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स हैं। यूनिट 2 में क्या है? फ्लक्स कॉर्ड वायर्स हैं, वेयर प्लेट्स हैं, वेयर पार्ट्स हैं थ्रू फैब्रिकेशन एंड मशीनिंग। यूनिट 3 में क्या है? कोटिंग एंड अब्रेजन ऑफ कोरोजन रेजिस्टेंस। यूनिट 4 में क्या है? फ्लक्स कोरोडेड वायर्स सिंस फाइनेंशियल 2024, मतलब रिसेंटली एक नया यूनिट भी ऐड किया गया है फ्लक्स कोड वायर्स का, जो हेवी मशीनरी एंड वेयर प्लेट्स में यूज होता है। As of February 29, 2024, the company had team of 130 qualified engineers. मतलब एक बहुत बड़ी इंजीनियर्स की इनके पास आज के दिन टीम है जो इन सबको हेल्प करती है मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्निकल फॉल्ट का सपोर्ट देने में। नेक्स्ट हम चलते हैं आईपीओ की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। 26 को आईपीओ ओपन होगा एंड 30 को क्लोज हो जाएगा। इशू टाइप है बुक बिल्ड इशू। टोटल साइज जो है वो बहुत ही छोटा है, 150 करोड़ का टोटल साइज है, जिसमें ऑल ऑफ इट इज अ फ्रेश इशू। सारा का सारा फ्रेश है, मतलब मार्केट का जो पैसा है वो कंपनी के पास जाएगा डायरेक्टली, जो उनकी ग्रोथ में यूज होगा, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है कि ये आईपीओ का साइज इतना कम है कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम है। तो आपको अलग अलग डीमैट से अप्लाई करना पड़ेगा अपने आईपीओ के चांसेस को बढ़ाने में, अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ाने में। एंड अलग अलग फैमिली मेंबर के नाम से डीमैट अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ओपन करा सकते हैं, जहां से जाके आप फ्री डीमैट ओपन करा सकते हैं। एंड अगर आप वो डीमैट रेफरल से किसी और को भी खुलवाते हैं तो उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए होने वाली शेयर की। आईपीओ का प्राइस 159 से 168 रुपीज के बीच में होने वाला है। मार्केट लॉट 88 शेयर्स का होने वाला है एंड मिनिमम ऑर्डर भी 1 लॉट 88 शेयर्स का होगा। एम्प्लॉइज के लिए 8 रुपए का डिस्काउंट है, यानी उनके लिए 160 का हायर प्राइस हो जाएगा। लिस्टिंग एनएसई बीएसई दोनों पे होने वाली है। कोटा के बारे में बात कर लें तो क्यूआईबी को 50% ऑफ द कोटा अलॉट किया गया है। एचएनआई को यानी एनआईआई को 15% का कोटा अलॉट किया गया है वर्सेस रिटेलर्स को 35% का कोटा अलॉट किया गया है। आईपीओ की डेट शेड्यूल के बारे में अगर हम बात कर लें तो 26 सितंबर को ओपन होगा, जैसे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। 30 सितंबर को क्लोज हो जाएगा।
बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कि आपको अलॉटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये 1 अक्टूबर तक डिसाइड हो जाएगा। एंड क्योंकि 2 अक्टूबर को छुट्टी है तो आपके रिफंड अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती तो 3 अक्टूबर तक आ जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपको रिफंड नहीं आएगा, उसकी जगह शेयर्स आएंगे आपके डीमैट में 3 अक्टूबर को। एंड लिस्टिंग डेट टेंटेटिव होने वाली है 4 अक्टूबर के आसपास। अब बात कर लेते हैं आईपीओ के लॉट साइज एंड प्राइस के बारे में। एक लॉट होने वाला है 88 शेयर का, जैसे हमने आपको बताया था। मिनिमम 14,784 का आपको एप्लीकेशन लगेगी। अगर आपको मैक्सिमम एप्लीकेशन लगानी है 13 लॉट्स के लिए तो आपको 1144 शेयर मिलेंगे, जिसमें आपको 2 लाख से जस्ट कम 1,92,192 की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। बट मेरा सजेशन ये कि इसमें आप एप्लीकेशन मत लगाइएगा। क्यों? 150 करोड़ का आईपीओ है, अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ तो एनीवेज आपको एक ही लॉट मिलने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि आप ज्यादा अप्लाई करेंगे तो आपको ज्यादा मिलेंगे। अगर आपने रिटेल कैटेगरी में हाईएस्ट अप्लाई भी कर दिया तो भी आपको एक ही लॉट मिलेगा अगर मिलना हुआ तो। एंड अगर आपने एक लॉट अप्लाई किया तो भी आपको एक ही लॉट मिलेगा अगर आपको मिला तो कोई फायदा नहीं है हाईएस्ट कैटेगरी में अप्लाई करके। एचएनआई में मिनिमम कैटेगरी 14 लॉट्स की होने वाली है। शेयर्स आपको मिलेंगे 1232 एंड उसके लिए आपको देने पड़ेंगे 2,06,976 रुपीज। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये एचएनआई की मिनिमम कैटेगरी है। तो अगर हमने एचएनआई में अप्लाई किया और ओवर सब्सक्राइब हो गया आईपीओ तो आपको मिनिमम अगर मिलना होगा तो, कंपलसरी नहीं है, अगर मिलना होगा तो ये वाला बास्केट आपको मिल सकता है। वर्सेस इसकी मैक्सिमम कैटेगरी क्या है 67 लॉट्स की, जिसमें आपको मिलेंगे 5896 शेयर्स एंड उसके लिए आपको देने पड़ेंगे 9,90,528 रुपीज, 10 लाख से जस्ट कम। अगेन इसमें आप अप्लाई ना करिएगा क्योंकि अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हो सकता है, 150 करोड़ का आईपीओ है, बहुत थोड़ी सी एप्लीकेशन आती है ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा तो आपको ये वाला लॉट तो नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो भी सिर्फ एक ही लॉट मिलेगा। बिग एचएनआई में मैक्सिमम 68 लॉट्स होने वाले हैं। 5984 शेयर्स आपको मिलेंगे। 10,05,312 की एप्लीकेशन आपकी लग जाएगी। इससे ऊपर आप जितना मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करें तो सिनर्जिस्टिक बिजनेस मॉडल्स टू फोकस ऑन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है? अपने सारे सप्लाई चेन के प्रोसेसेस को इन हाउस कर देना इज इंटीग्रेशन। एंड ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं मतलब आगे वाले प्रोसेसेस भी इन हाउस कर रहे हैं, जिससे इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बच जाएगी एंड सप्लाई चेन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। ऑल्सो क्वालिटी पे भी ये फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेम क्वालिटी ये सिर्फ अपने पास ही बना सकते हैं। हो सकता है किसी और से अगर क्वालिटी सर्विस लेते हो तो वो उसको आगे पीछे चेंज कर सकता है, बट क्योंकि ये इंटीग्रेशन के बारे में सोच रहे हैं तो ये अपने पास ही वो सब सप्लाई चेन बनाने वाले हैं। सर्विंग इंडस्ट्री लीडर्स डायरेक्टली एज वेल एज थ्रू ओईएम्स के ये सर्विंग इंडस्ट्री लीडर्स हैं। कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वो तो खैर हमें फाइनेंस में दिखी जाएगी, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिख जाएगी जो हम आगे बात करने वाले हैं। एंड लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज इनके बहुत अच्छे कस्टमर्स जो है उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप है, यानी लॉन्ग टर्म में ये सोच रहे हैं कि हमारे कस्टमर्स हमारे साथ रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो जैसे यहाँ बताया गया डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड रेवेन्यू इंक्रीज बाय 10%। 10% एक अच्छा लेवल होता है रेवेन्यू के इंक्रीज होने का। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज बाय 40%, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है 2023 से 2024 के बीच में, एक साल के बीच में। तो 2022 में अगर हम देखें एसेट्स 189 करोड़ के थे जो बढ़ते बढ़ते 230 करोड़ के हो गए एंड 2024 में 275 करोड़ के हो गए, जो कि एक अच्छा जंप है, गुड जंप है। रेवेन्यू अगर हम देखें 2022 में 208 करोड़ का था वर्सेस 23 में 250 करोड़ के आसपास था एंड 2024 में 10% बढ़ के हो गया 285 करोड़, जो एक ठीक ठाक अच्छा फिगर है। एंड ये 2 साल में भी हमें दिख रहा है ऑलमोस्ट 11% से ऊपर का CAGR है ग्रोथ इन रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का ग्रोथ भी अच्छा है इवन 2 सालों में, 3 सालों में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17 करोड़ का था 2022 में, बढ़ते बढ़ते 2023 में 22 करोड़ का हो गया, 2024 में बढ़ते हुए 40% बढ़ के 30 करोड़ का हो गया, जो है कि एक बहुत अच्छा साइन हमें आज के दिन दिख रहा है। नेटवर्थ 120 करोड़ की थी 2022 में, 142 की हो गई 2023 में, 190 की हो गई 2024 में, जो एक गुड साइन है फॉर नेटवर्थ इंक्रीज। रिजर्व एंड सरप्लस भी आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, 163 करोड़ हो गए 117 से बढ़ते बढ़ते। एंड टोटल बोरोइंग्स 24 से बढ़ते बढ़ते 48 हो गई थी 2023 में, जो कि ऑलमोस्ट डबल थी। ये कॉशन का साइन था, बट इन्होंने वापस कम कर लिया इसको बोरिंग्स को 34 करोड़ के आसपास। अब क्या ये आईपीओ लाने के लिए अपनी वैल्यूएशन अच्छी करने के लिए बोरिंग्स कम करेगी है ऑन द पेपर्स, या सच में इनके पास इतने कैश रिजर्व्स हैं कि ये इसको इजीली पे ऑफ कर पाए? क्या ये कोई ट्रिक है अपने आईपीओ को अच्छा दिखाने की? आपको क्या लगता है? डू लेट अस नो इन कमेंट्स डाउन बिलो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे तो ऐसा लगता है कि ये एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से इनकी बोरिंग्स कम हुई है। कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लें तो आरओई 18.52% का, जो कि एक्सीलेंट आरओई होता है। 15% से ऊपर, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसिंग में 15% से ऊपर का आरओई होना बहुत अच्छा है। आरओसीई इवन बेटर है, यानी ये अपने डेट को और भी ज्यादा अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। जो इन्होंने लोन लिया उसको बहुत अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, इसलिए इनका आरओसीई इज इवन बेटर देन आरओई। डेट टू इक्विटी देखें तो डेट टू इक्विटी बहुत ही कम है, रीजनेबल है कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.18, यानी
अगर 100 रुपए की कैपिटल है तो उसमें से सिर्फ 18 रुपए इनके पास लोन है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन हो जाता है। मतलब ये अपने डेट की वजह से स्ट्रेस में आज के दिन नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी बहुत अच्छा 18% के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी 2.47% है, जो है कि अच्छा प्राइस टू बुक वैल्यू होता है। अब ये अच्छा कैसे है, बुरा कैसे है, ये आपको कंपेयर करना पड़ेगा पीयर इंडस्ट्री से। पीयर इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको समझ आएगा कि ये सारी रेशियोज जो है कंपैरेटिवली अच्छे, गुड, ऑन द बेटर साइड है। प्री आईपीओ का ईपीएस अगर देखें तो 11 रुपए के आसपास था एंड थोड़ा सा गिर के 8.23 हो गया। पीई 15 था जो कि बढ़ के 20 हो गया। बहुत ज्यादा नहीं, कंपैरेटिवली ठीक है। तो एक ओवरऑल अच्छा आईपीओ हमें दिख रहा है। फाइनली हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या आईपीओ के, एंड आपका और मेरा फेवरेट टॉपिक ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के दिन क्या चल रहा है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू क्या है, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट टुवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट खासा। एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में केपेक्स करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, जो एक बहुत अच्छा साइन है कंपनी की ग्रोथ का। कंपनीज को ग्रोथ करने के लिए केपेक्स करना पड़ता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, एंड उसी की वजह से वो ग्रो करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि फ्रेश इशू है तो सारा का सारा पैसा कंपनी की ग्रोथ की तरफ जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। सेकंड क्या है, सेटिंग अप ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लोकेटेड एट दिस प्लेस, महाराष्ट्र में ही। तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक और खोलने वाले हैं महाराष्ट्र में, ये भी एक अच्छा साइन है कि कंपनी ग्रोथ देख रही है। थोड़ा सा इसमें नेगेटिव हमें ये दिख रहा है कि कंपनी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है टुवर्ड्स महाराष्ट्र साइड, बहुत ज्यादा कंपनी कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसकी वजह से अगर महाराष्ट्र या उसके आसपास कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कंपनी बहुत ज्यादा उस एरिया पे फोकस्ड है। थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन होती तो ज्यादा अच्छा होता, बट ठीक है, कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। देन थर्ड क्या, फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब डे टू डे जो इनकी इन्वेंट्री लगती है, डे टू डे जो इनके पैसे अटके हुए हैं उसको फंड करने के लिए ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जिसको हम कहते हैं, उसके लिए भी पैसे उठा रहे हैं। थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, यानी कंपनी के पास बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, बट क्योंकि कंपनी केपेक्स कर रही है, ग्रोथ कंपनी है, तो लिक्विडिटी क्रंच हम इसको कहते हैं, लिक्विडिटी क्रंच हो सकता है। दैट इज परफेक्टली नॉर्मल। बाकी क्या है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस मतलब थोड़े इधर उधर के खर्चे या कंपनी को एफिशिएंटली रन करने के लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं, ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। दैट ऑल कम्स अंडर दिस ऑब्जेक्टिव। प्री इशू जो हमारे प्रमोटर्स की होल्डिंग है 93% की है, पोस्ट इशू 69.7 की रह जाएगी, जो ठीक ठाक एक बहुत अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग रहती है। यानी प्रमोटर्स को भरोसा है अपनी कंपनी पे, अभी भी वो 70% के आसपास कंपनी को होल्ड कर रहे हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 46% के आसपास, 76 से 78 रुपीज के आसपास, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन हो जाता है। बट अगेन आपको सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के आईपीओ में अलॉटमेंट के लिए अप्लाई नहीं करना, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम समय के साथ साथ बदलता रहता है। आज मार्केट बहुत अच्छे बुलिश सेंटिमेंट मूड में है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बहुत अच्छा है। हो सकता है मार्केट अलॉटमेंट के टाइम पे तेजी से नीचे गिर रही हो तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम भी नीचे गिर सकता है। फाइनली आप क्या करने वाले हैं, इसमें अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करने वाले या नहीं करने वाले, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूं, ऑल्दो मुझे पता है कि आई एम नॉट दैट लकी कि मुझे 150 करोड़ के आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाएगी। आई विल स्टिल अप्लाई फॉर इट। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अपना कुछ भी फाइनेंशियल मार्केट में काम करने से पहले एडवाइजर से बात जरूर कर लीजिएगा, एंड अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझ के ही ट्रेड एंड इन्वेस्ट कीजिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गेन समथिंग यूजफुल आउट ऑफ इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।